स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ अबाउट द रिस्पायरेशन। ठीक है कि हम रिस्पायरेटरी सेंटर याद रखना है। आप लोगों ने बुक पे मेंशन नहीं है यहाँ पर कि रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सेंटर वो है जो कि आपके रिस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन हाइंड ब्रेन पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात करें, ठीक है, इंसान की अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग देखें तो नॉर्मली जो है वो एक इंसान ब्रीथ करता है 16 to 20 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में हम कितनी दफ़ा ब्रीदिंग करते हैं नॉर्मली आप रेस्ट पर हो तो आप 16 से 20 दफ़ा जो है वो अनइंटेंशनली, क्योंकि ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो रेस्ट पर। ठीक है, तो यही रिस्पायरेटरी सेंटर वो चीज़ है जो कि आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। कौन आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है? इट इज़ रिस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट्स अ रिस्पायरेटरी सेंटर इन योर ब्रेन दैट कंट्रोल्स योर ब्रीदिंग। ठीक है, अब ब्रीदिंग कैसे आपकी तेज़ होती है? आप एक्सरसाइज जब करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज जब करते हो तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो 30 से 40 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, 30 to 40 टाइम्स हो जाती है पर मिनट। तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों आता है? ठीक है, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आने की वजह क्या होती है और कैसे पता चलता है कि अब इंक्रीज़ करनी है ब्रीदिंग, और कौन डिटेक्ट करता है ब्रीदिंग, कौन जो है वो किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? तो ये सारा काम हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, रिस्पायरेटरी सेंटर असल में कंट्रोल कर रहा होता है ब्रीदिंग। अब आप लोग जब एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, मीन्स आप कभी भाग रहे हो या कभी कोई भी हंगामी सूरत हाल है, स्ट्रेस है, आपके पेपर हो रहे हैं, टीचर आप कहते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म करो, अपना टेस्ट टाइम ओवर होने वाला है, आपकी हार्ट बीट तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आपकी ब्रीदिंग तेज़ होती है। ठीक है, अब ब्रीदिंग तेज़ कैसे होती है? देखो, जब भी आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, सबसे पहले आप पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग बनाना। ठीक है, यहाँ से हम लोग पॉइंट बनाना स्टार्ट करेंगे कि जब भी आप हार्ड फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो एक्सरसाइज के नतीजे में आपके सेल्स मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देते हैं। मींस आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म इज सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है उसके नतीजे में आपके बॉडी के अंदर, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बॉडी में नहीं रखना है, इट इज़ वेरी हैज़र्डस। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सपेल आउट करना है, और अभी हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा जिसके ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करते हैं। कौन सा मैकेनिज्म है? यस, इट इज़ ब्रीदिंग। हमारी फिर ब्रीदिंग क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इस ब्रीदिंग के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर देते हैं। अब कैसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड में ज़्यादा हो गई है? कैसे पता चलेगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में ज़्यादा हो गई है? तो कौन सा मैकेनिज़्म है, कौन सी वो चीज़ है जो कि डिटेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, और वो कौन सी चीज़ है? इट इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज़ द रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ योर ब्रेन। रिस्पायरेटरी सेंटर जैसे ही डिटेक्ट करता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को लेकर। जैसे ही आपके ब्लड में, याद रखना है ब्लड में, जैसे ही आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो फ़ौरन मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको सेंस कर लेता है, जिसकी वजह से वो रिब्स को मैसेज पहुंचाता है, ठीक है, कि अब आप जो हो वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करो, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, रिब्स को रेज़ करो, और जल्दी जल्दी जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड, अब ब्रीदिंग को तेज़ कर दो और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल करो। ठीक है, इस तरीके से फिर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो, और इसीलिए आपकी जो ब्रीदिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, 30 to 40 टाइम्स हो जाती है पर मिनट। ठीक है, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो, बहुत तेज़ आप सांस ले रहे होते हो। ठीक है, और ब्रीदिंग मूवमेंट याद रखना है कि इनवॉलेंट्री होता है, हम ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ी देर तक होशो हवास में सांस लो, ठीक है, लेकिन बाद में जब आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सांस इनवॉलेंट्री ले रहे हो। ठीक है, आपको नहीं पता होता आप कब सांस ले रहे हो, कब जो है वो आंखें झपक रहे हो, इस तरह की कुछ चीज़ें इनवॉलेंट्री जो कि आपके कंट्रोल में, आपका हार्ट बीट, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा आप ब्रीदिंग को काफ़ी देर के लिए रोक भी नहीं सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमने जो है वो देखना है कि इंस्पायर्ड एयर की जो हम हवा जो है वो अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए, ठीक है, सांस लेते हैं अंदर, और एक्सपायर्ड एयर जो बाहर निकालते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस क्या क्या हैं चीज़ों की। ठीक है, याद रखना है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें,
ठीक है, इंस्पायर्ड एयर के अंदर, ठीक है, इंस्पायर्ड मींस जो हम लोग हवा सांस अंदर लेकर जा रहे हैं, और एक्सपायर्ड एयर हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे जो है वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स को चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि हमें ऑक्सीजन पहले तो हमें ज़्यादा इनहेल करनी है, ठीक है। तो 21% ऑफ ऑक्सीजन इज़ इनहेल्ड एंड 16% ऑफ इट इज़ अल्टीमेटली एक्सहेल्ड, ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट में मौजूद होने की वजह से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में आ जाती है, बट हम मैक्सिमम उसको रिलीज़ कर देते हैं, हम उसको 4% करके रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हम उसके बॉन्ड्स को नहीं तोड़ सकते हैं, तो 79% आती है और उतनी ही वापस चली जाती है, ठीक है, इट्स नॉट वेरिएबल। उसके बाद वाटर वेपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो उस लिहाज से वेरी करते हैं, वेरिएबल, ठीक है, कि आप कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और आपकी बॉडी से जो वाटर वेपर्स रिलीज़ होते हैं वो जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड होके, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल भी डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। एक्सपायर्ड एयर में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होते क्योंकि हम डस्ट पार्टिकल को अपने लंग्स में जाने नहीं देते हैं, तो इसलिए जो लंग्स से हवा बाहर निकलेगी उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल मौजूद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो टेम्परेचर देखें तो डिपेंड करता है, ये भी वेरिएबल है कि कौन से इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्सपायर्ड एयर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, आप लोग देखो कभी आप हवा अगर बाहर अपने हाथ पे मारो तो आपकी हवा गर्म होती है, ठीक है, तो वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर होती है जो एक्सपायर्ड एयर होती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उतने उसके बराबर होती है जो टेम्परेचर होता है। हम लोग अगर बात करें हमारे कंट्री की, ठीक है, पाकिस्तान की, तो यहाँ पर जो है वो एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हवा में, ठीक है। ज़ाहिर है गाड़ियों का धुआं होता है, व्हीकल्स का और इंडस्ट्रीज़ का होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो प्रॉपर्ली हम धुएँ को जो है वो नहीं डिस्पोज ऑफ करते, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सारे चाहे अर्बन है चाहे रूरल है, हर इलाके में, ठीक है, देही इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, हर इलाके में एयर पोल्यूशन की वजह से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आम बीमारियाँ आजकल बच्चे को भी हो जाती हैं, ठीक है। हमारा जो है वो हमने फर्स्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर स्टडी करना है, इट इज़ अबाउट द ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाइटिस की अगर बात करें तो ये क्या है, इसमें इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, मीन स्वेल कर जाते हैं हमारे ब्रोंकाई, ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये जो है वो हमारी पहली डिसऑर्डर है, ठीक है। अब कैसे जो है वो स्वेलिंग होती है, देखो हमारे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं दे आर ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मींस कि ऐसे अंदर से जो है ना ऐसे खाली होते हैं, ठीक है, अंदर से ट्यूब्स होती हैं, थोड़े से जो है वो हमारे पास ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, दरमियान से जो है वो खाली पूरी ट्यूब होती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन की वजह से ये जो हमारे पास जो पूरी, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ये नॉर्मल हमारे पास ब्रोंकाया, ठीक है, नॉर्मल ब्रोंकाया, और अगर इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाया आप लोगों को दिखाऊं तो ये ऐसे जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर एयर ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई है, ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा क्या हो गया, स्वेल हो गई है। पहले सिर्फ नॉर्मल ऐसी थी, लेकिन ये फैल के इधर आ गया सारा, और ये क्या हो गई है, स्वेल हो गई है, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे बहुत थोड़ा सा रह गया, बहुत थोड़ी सी हवा जो है वो एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो म्यूकस सिक्रेशन की वजह से जो स्वेलिंग हो जाती है ट्यूबुलर वॉल्स की, और जिसकी वजह से स्वेलिंग की वजह से जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं वो नैरो हो जाती है। मतलब देखो यहाँ पर इतना सा है, यहाँ पर पहले ज़्यादा था, यहाँ पर अब इतना सा है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये पहला डेफिनेशन होगी है, ठीक है। उसके बाद इसका कॉज, इससे होता क्या है कि जो एक्सेसिव जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है ट्यूबुलर वॉल्स की, जिसकी वजह से नैरो हो जाती है अंदर वाली ट्यूब्स, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है कि ये होती क्यों है, कॉज इसका यही है कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हवा में सारे ये जर्म्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, या कोई आपको कोई केमिकल इरिटेंट आपके लंग्स में चला गया, जैसे कि टोबैको स्मोक वगैरह कह लो, ठीक है। ये इसके मेजर क्या हैं, कॉजेज़ हैं। अब ब्रोंकाइटिस की अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो दो तरह के ब्रोंकाइटिस होते हैं, ठीक है। एक वो होता है जिसको अभी कुछ माह हुए हैं, ठीक है, आपको हुआ है और आपने उसको डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है, और इसमें जो है ना एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ये ज़्यादा देर के लिए जो है वो नहीं,
जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है ना, ठीक है, ये बस 2 हफ्तों तक रहेगा, ठीक है, या 2 हफ्तों तक रहेगा, हाँ मैक्सिमम, ठीक है। और ये फिर इसमें पेशेंट रिकवर कर जाता है और उसके लंग्स को कोई डैमेज नहीं होता, ठीक है, मतलब ये इतना ख़तरनाक नहीं होता। बट जो क्रॉनिक है, ठीक है, किसी भी डिज़ीज़ की क्रॉनिक जो अगर स्टेज है वो ख़तरनाक होती है, ठीक है। इसमें जो लंग्स हैं, किसी भी डिसऑर्डर की जो क्रॉनिक स्टेज होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। एक्यूट से इंसान फिर भी रिकवर कर लेता है, बट क्रॉनिक स्टेज को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उसको ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज़ में जो इन्फ्लेमेशन है वो हमेशा क्रॉनिक के लिए डेवलप, मतलब हमेशा के लिए डेवलप हो जाती है, और ये 3 महीनों से 2 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि किसी इंसान को ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा किसी इंसान को ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस के कुछ सिम्टम्स भी हैं, ठीक है। सिम्टम्स अब इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले जो सिम्टम्स है, इट इज़ कफ, ठीक है। कफ आती है मींस बार बार खांसी आना, ठीक है। उसके बाद जो है वो वीजिंग। वीजिंग का मतलब है कि आप जब सांस लेते हो तो सांस के साथ एक ऐसे सीटी की जैसे आवाज़ आती है ऐसे, ठीक है, सांस के साथ जो है वो वीजिंग। वीजिंग मींस विस्लिंग साउंड विद ब्रीदिंग आउट, ठीक है। उसके अलावा फिर फीवर मींस बुखार होता है। चिल्स मींस ठंड लगती है, ठीक है, जस्ट चिल, ठंड लगती है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मींस आपको सांस लेने में जो है वो कमी आती है जब आप कोई हार्ड जॉब करो, ठीक है। तो ये सब इसके अलामात हैं ब्रोंकाइटिस की, कि आपको ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है।